सबसे पहले इस बुलेटिन में चर्चा महासंग्राम 2023 की। तो चुनावी महासंग्राम की बात कर रहे हैं, बात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की भी कर लेते हैं। 20 अक्टूबर को बस्तर आने वाले अमित शाह 20 अक्टूबर को एक बार फिर से छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहकर चुनावी तैयारियों का जायजा लेने, प्रचार प्रसार में शामिल होने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का यह दौरा बहुत ही खास माना जा रहा है। अमित शाह एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में पहुंचेंगे। आज ही आपको बताएं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा रहा राजनांदगांव में। तमाम बड़ी बातें आम सभा के दौरान भी उनकी तरफ से कही गई, लेकिन अगले दौरे को लेकर भी तारीख तय हो चुकी है, ऐलान इसका हो चुका है। 20 अक्टूबर को एक बार फिर से बस्तर संभाग के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बस्तर संभाग के जगदलपुर कोंडागांव से सभा करेंगे। बस्तर संभाग में पहले फेज में विधानसभा चुनाव होने हैं और पहले फेज पर फोकस बरतते हुए दौरे अब लगातार बढ़ सकते हैं केंद्रीय नेताओं के। छत्तीसगढ़ बीजेपी तो सक्रिय है ही, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के लगातार दौरे होना छत्तीसगढ़ में ये जताता है कि पूरी गंभीरता के साथ पार्टी इस इलेक्शन को देख रही है। 20 अक्टूबर को बस्तर आने वाले अमित शाह जगदलपुर और कोंडागांव में सभा करेंगे। जगदलपुर की सीट जिसे लेकर कांग्रेस में भी मंथन की स्थिति है, बहुत महत्वपूर्ण एक क्षेत्र हो जाता है। बस्तर संभाग की अगर आप बात करें तो सत्ता की चाबी कही जाती है और यहीं पर दौरा होने वाला है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का। और छत्तीसगढ़ के बाद सीधे आपको मध्य प्रदेश ले चलते हैं। कांग्रेस में विद्रोह नहीं थम रहा है। भोपाल की अगर बात करें तो नारेबाजी यहां पर हुई है। वीरेंद्र रघुवंशी के समर्थकों ने कांग्रेस दफ्तर में नारेबाजी की। वीरेंद्र रघुवंशी को शिवपुरी से टिकट दिए जाने की मांग की जा रही है। केपी सिंह को पिछौर से टिकट दिए जाने की मांग है। टिकट नहीं बदलने पर प्रचार में विरोध किया जाएगा, ये ऐलान हो चुका है कार्यकर्ताओं की तरफ से। आपको बताएं कि हाल ही में बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए वीरेंद्र रघुवंशी, जिनके लिए लगातार अब समर्थक भी आवाज उठा रहे हैं। कोलारस विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं, शिवपुरी विधानसभा सीट से दावेदारी जता रहे हैं। कांग्रेस ने पिछोर से विधायक केपी सिंह को शिवपुरी प्रत्याशी बनाया है और केपी सिंह की जगह रघुवंशी जी को टिकट दिया जाना था, ये समर्थक कह रहे थे। इसी बात पर अड़े हुए हैं, कह रहे हैं कि जब प्रचार के लिए कार्यकर्ता और नेता उतरेंगे उसी दौरान हम विरोध जताएंगे। कांग्रेस की हम बात कर रहे हैं, जिससे लगातार अब विद्रोह का सामना करना पड़ रहा है। इस तरह की स्थिति कहीं ना कहीं बीजेपी में भी बीते दिनों देखने को मिली, लेकिन कल चूंकि कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी हुई, अब विरोध के सुर उठते हुए वीरेंद्र रघुवंशी को टिकट दिया जाना चाहिए। समर्थकों की मांग है शिवपुरी से चुनाव उन्हें लड़ना चाहिए, जबकि फिलहाल केपी सिंह शिवपुरी से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। राजधानी भोपाल की अगर बात करें तो नारेबाजी का सिलसिला यहां पर लगातार चलता जा रहा है। कांग्रेस में विद्रोह नहीं थम रहा है। कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र को लेकर कार्यकर्ताओं में नाराजगी जरूर सामने आ रही है। शिवपुरी को लेकर भी एक और बड़ा बवाल, केपी सिंह को पिछोर से टिकट देने की मांग है। शिवपुरी से उन्हें प्रत्याशी नहीं बनाया जाना चाहिए, ये कार्यकर्ता कह रहे हैं। अब फैसला पार्टी पर है, कांग्रेस इसे लेकर क्या सोचती है, या पहले जब नाम तय हुआ तब मंथन के दौरान क्या सोचा गया। कुछ चीजें हैं जिनके जवाब अभी भी कार्यकर्ता समझने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर नहीं समझते हैं तो वो एक बहुत बड़ी परेशानी कांग्रेस के लिए खड़ी हो सकती है। सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, क्या कुछ कह रहे हैं कार्यकर्ता? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से कांग्रेस की कल 144 नामों की सूची आई है, उसके बाद अलग अलग इलाकों में विरोध देखने को मिल रहा है और ये विरोध अब राजधानी भोपाल यानी पार्टी मुख्यालय तक पहुंच गया। जिस तरीके से वीरेंद्र रघुवंशी जो बीजेपी से विधायक थे कोलारस विधानसभा क्षेत्र से, और हाल ही में उन्होंने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा था और उनके समर्थकों को ये पूरी उम्मीद थी कि शिवपुरी से उनको पार्टी प्रत्याशी बनाएगी, लेकिन पार्टी ने वहां पर अपने 6 बार के विधायक केपी सिंह को पिछोर की जगह उनको शिवपुरी से टिकट दिया। और इसी बात से नाराज होकर जो है वो उनके समर्थक आज डीसीसी दफ्तर पहुंचे, जमकर नारेबाजी की और कहा है कि पार्टी को इस फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि अगर वीरेंद्र रघुवंशी को शिवपुरी से टिकट नहीं मिलता है तो तमाम जो उनके समर्थक है कि वह पार्टी के विरोध में काम करेंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि आलाकमान उनकी बात को मानेगा और जल्द ही ये टिकट जो है वो बदलाव होगा। यदि ऐसा नहीं होता है तो कहीं ना कहीं पार्टी जो के खिलाफ ये कार्यकर्ता जा सकते हैं। तो ऐसे में अब ये उम्मीद है, अब देखना होगा कि क्या
पार्टी फैसला बदलती है या फिर इस तरह का विद्रोह आगे परेशानी का सबब बनता रहेगा। जी चलिए देखने वाली बात कि कांग्रेस इस पर क्या कहती है। बहुत शुक्रिया आपका चैलेंज जानकारी के लिए। तो एक तरफ कांग्रेस में विरोध के स्वर आप देख रहे हैं, लगातार अपने अपने प्रत्याशियों को टिकट देने की मांग को लेकर समर्थकों की तरफ से नारेबाजी हो रही है। सतना की भी बात कर लेते हैं। कांग्रेस को यहां पर एक बड़ा झटका लगा है। ब्लॉक कांग्रेस के पदाधिकारी ने इस्तीफा दे दिया है। नागौद उचेरा ब्लॉक कांग्रेस के अधिकांश पदाधिकारियों ने इस्तीफा दिया है। बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता हासिल कर ली है। कांग्रेस को चुनाव से पहले ही ये बड़ा झटका सतना में लगता हुआ कांग्रेस को एक और बड़ी विफलता का सामना यहां पर करना पड़ रहा है। ब्लॉक कांग्रेस के पदाधिकारियों ने यहां पर इस्तीफा दे दिया है। पार्टी से नाराजगी लगातार चलती जा रही है। उचेरा ब्लॉक नागौद कांग्रेस के अधिकांश पदाधिकारी यहां इस्तीफा दे चुके हैं। बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया है। चुनाव होने वाले हैं और इस बीच किसी कार्यकर्ता का, किसी प्रमुख नेता का दल बदल लेना पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत भी खड़ा करता है। और खासतौर पर बहुजन समाज पार्टी में जब कार्यकर्ता शामिल हुए हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि बीएसपी भी अपना जनाधार सशक्त करने की कोशिश करती हुई। सहयोगी शिवेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शिवेंद्र, यहां पर किस तरह की नाराजगी कार्यकर्ताओं में थी? क्यों बीएसपी का दामन थामना पड़ा? देखिए, मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस को नागौद से बड़ा झटका लगा है। जो कांग्रेस के पूर्व विधायक थे जो 2013 में चुनाव जीते थे और बीजेपी से जो किला है उसको फतेह किया था, वो पिछले 40 साल से कांग्रेस की झंडा बुलंद किए हुए थे, लेकिन उनकी टिकट काट दी गई है। वो महज 1213 वोट से हारे थे। उनको टिकट काट करके रश्मि पटेल को चुनावी मैदान में कांग्रेस पार्टी ने उतारा है। तो ऐसे में उनका आक्रोश भड़क गया है। उन्होंने बसपा का दामन थाम लिया है। और अब मैं आपको बता दूं कि नागौद विधानसभा के जितने भी मंडल हैं, 8 मंडल हैं, 2 ब्लॉक हैं, सभी के अध्यक्षों ने इस्तीफा दे दिया है और सभी ने जो बसपा का दामन थाम लिया है। 2 नगर पंचायत है, जिनमें से एक बीजेपी का कब्जा था, एक कांग्रेस का कब्जा था। कांग्रेस से कब्जे वाली नागौद नगर परिषद की अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने भी बीएसपी का दामन थाम लिया है। तो अब कुल मिला के पूरी तरह से जो कांग्रेस है संगठन विहीन हो गई है। अब प्रत्याशी अकेला बचा हुआ है, जिसको कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया हुआ है। और आज एक शक्ति प्रदर्शन नागौद में चल रहा है, जिसमें भारी संख्या में जो कांग्रेसी थे उन सब ने बीएसपी ज्वाइन कर लिया है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि बिंद क्षेत्र में ये कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका लगा है। चलिए देखना होगा कि कितना असर चुनाव पर इसका पड़ता है। बहुत शुक्रिया आपका शिवेंद्र। आगे बढ़ते हैं। अगली बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां सूत्रों के हवाले से जानकारी यहां तक गई। कांग्रेस की सीईसी की बैठक 18 अक्टूबर को होनी है। एमपी के बचे टिकटों पर मुहर लग सकती है। आपको बताएं कि कांग्रेस ने कल अपनी पहली सूची जारी की। 144 उम्मीदवार इसमें शामिल रहे। अन्य उम्मीदवारों को लेकर भी फैसला 18 अक्टूबर की इस बैठक में हो पाएगा, ये अनुमान लगाया जा रहा है। सीईसी की बैठक कांग्रेस की दिल्ली में 18 अक्टूबर को होनी है। माना जा रहा है कि बची हुई विधानसभा सीटों पर कौन प्रत्याशी होगा कांग्रेस की तरफ से, इस पर मुहर लग सकेगी। और इंदौर की बात कर लेते हैं, जहां कांग्रेस की पहली लिस्ट के बाद विरोध प्रदर्शन भी लगातार चल रहा है। विधानसभा 4 क्षेत्र जहां पर कांग्रेस उम्मीदवार एक साथ इकट्ठे हुए, वो दावेदार जिन्हें टिकट नहीं मिला उन्होंने विरोध किया। अक्षय कांति बम के समर्थकों ने पुतला दहन भी किया। राजा मांधवानी का पुतला जलाया है। कांग्रेस कार्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी की है। राजा मांधवानी के खिलाफ नारेबाजी की गई। तस्वीरें आप देखिए। पुतला दहन कर विरोध जताने की कोशिश। सही प्रत्याशी को टिकट देना चाहिए, ये कार्यकर्ताओं की तरफ से कहा जा रहा है। और इधर बुधनी से कांग्रेस प्रत्याशी का विरोध भी देखने को मिल रहा है। कांग्रेस प्रत्याशी विक्रम मस्ताल का विरोध है, जिनके खिलाफ सीएम शिवराज सिंह चौहान चुनावी मैदान में होंगे। स्थानीय नेता विरोध जता रहे हैं। आपको बताएं कि कमलनाथ के बंगले पर पहुंचकर नारेबाजी की गई। सीएम शिवराज के खिलाफ विक्रम मस्ताल प्रत्याशी हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री के चेहरे के खिलाफ विक्रम मस्ताल ठीक प्रत्याशी नहीं है, प्रबल प्रत्याशी नहीं है। पैराशूट लैंडिंग हुई है, ये आरोप कार्यकर्ताओं की तरफ से। और दिल्ली से जब भोपाल वापस लौटे कमलनाथ, उनकी तरफ से एक और बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि लिस्ट जारी होने के बाद दावेदारों की नाराजगी देखने को मिल रही है, लेकिन 4000 से ज्यादा दावेदार आए हैं, सबको हम टिकट नहीं दे सकते हैं। हमने अच्छे प्रत्याशियों को चुना है, टक्कर होगी, जनता जवाब भी देगी।
परिवारवाद को लेकर जब सवाल पूछा गया तो बीजेपी के आरोपों पर कमलनाथ ने चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि बीजेपी को हमारी पार्टी की चिंता नहीं करनी चाहिए, छोड़ देनी चाहिए, अपनी पार्टी की चिंता करें। सर, बीजेपी कह रही है कि परिवारवाद आरोप लगाने की तमाम जो नेता है उनके परिवार वालों को, रिश्तेदारों को टिकट दिया। बीजेपी अपनी चिंता करे, हमारी चिंता छोड़े। कुछ जगहों पर लोग नाराज हो रहे हैं, घबराई हुई है सूची के बाद। 4,000 लोग सर दावेदारी करेगी। अब 4,000 को तो टिकट मिल नहीं सकता, मिलता तो एक ही है। तो इसमें से कुछ तो निराश होंगे, पर मुझे पूरा विश्वास है कि वो अंत में कांग्रेस का कांग्रेस आगे बढ़ते हैं, अनूपपुर की बात करेंगे, जहां पर एक बार फिर से बुलडोजर कार्रवाई हुई है। अतिक्रमण यहां पर लोगों ने कर रखा था और उसी के खिलाफ निगम की तरफ से बुलडोजर चलाकर इस कब्जे को मुक्त करवाया गया। 23 लाख की जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया है। भूमाफिया के इस चंगुल को नष्ट करने की कोशिश भी होती है और भूमाफिया में इसके चलते हड़कंप की भी स्थिति। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा जिससे हंगामे की स्थिति न बने। बुलडोजर चलाकर अवैध मकानों को, अतिक्रमण को हटाया गया। तो कब्जे को हटाने की कोशिश प्रशासनिक अमला मौजूद रहा। मशहूर अभिनेत्री और बीजेपी सांसद हेमा मालिनी का जन्मदिन है। दुनिया भर से उन्होंने मुबारकबाद दी जा रही है। इस मौके पर कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने अपने अंदाज में हेमा मालिनी को बधाई दी है। साथ ही अजरबैजान और उज्बेकिस्तान में उनकी लोकप्रियता के किस्से का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया है। जयराम रमेश ने ट्वीट किया है कि हेमा मालिनी 75 साल की आज हो गई हैं। अप्रैल 2007 में जब उन्होंने केंद्रीय वाणिज्य राज्य मंत्री के रूप में अजरबैजान और उज्बेकिस्तान का दौरा किया तो हेमा मालिनी को प्रतिनिधि मंडल में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था, क्योंकि उनकी फिल्मों की वहां विशेषकर उज्बेकिस्तान में असाधारण लोकप्रियता थी। लोग सीता, गीता और शोले को लेकर दीवाने थे। लेकिन दुख की बात यह रही कि वो कुछ पिछली प्रतिबद्धताओं के चलते शामिल नहीं हो सकी। हालांकि हेमा मालिनी ने उज्बेकिस्तान के लोगों के लिए एक वीडियो संदेश रिकॉर्ड किया था जिसे उन्होंने वहां के पीएम को सौंपा है। वो बहुत खुश थे। उन्होंने राज कपूर और मुकेश के कुछ पुराने गाने गाने शुरू किए और हेमा मालिनी का ये वीडियो उनके सार्वजनिक टीवी पर भी दिखाया गया। भारतीय फिल्म उद्योग की सर्वश्रेष्ठ रोमांटिक और नाटकीय शक्ति ऐसी चीज है जिस पर हम सभी को गर्व महसूस करना चाहिए। जयराम रमेश की तरफ से जो ट्वीट किया गया है, कांग्रेस नेता जयराम रमेश, उनका ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। हेमा मालिनी के जन्मदिन पर कुछ किस्से भी साझा किए हैं, जन्मदिन की बधाई भी दी है। 2007 का किस्सा साझा किया जिसमें हेमा मालिनी की लोकप्रियता का जिक्र वो करते दिखे हैं। तो 75 साल की हो चुकी है हेमा मालिनी, अभी भी उसी ग्रेस के साथ दुनिया के समक्ष आती हैं। इस बात का भी जिक्र जयराम रमेश ने किया है। और आपको बताएं कि 128 साल बाद ओलंपिक में क्रिकेट की वापसी हो चुकी है। क्रिकेट प्रेमियों के लिए खास खबर है। मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में हो रहे 141वें आईओसी के सत्र में इसका ऐलान किया गया है। 2028 में लॉस एंजलिस में होने वाले ओलंपिक गेम्स में इसकी शुरुआत होगी। ओलंपिक में क्रिकेट को T20 फॉर्मेट में शामिल किया गया है। इस मौके पर आईओसी की सदस्य नीता अंबानी ने खुशी जाहिर की है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में सभी सदस्यों को इसके लिए धन्यवाद कहा कि ये एक ऐतिहासिक फैसला टीम की तरफ से लिया गया है। तो आईओसी क्रिकेट अनाउंसमेंट जिसके लेकर हम बात कर रहे हैं, क्रिकेट को शामिल किए जाने को लेकर उनकी तरफ से सेशन बुलाया गया था। बिना किसी विरोध के क्रिकेट को शामिल किया गया है। अब ओलंपिक में क्रिकेट का दम आपको देखने को मिलेगा। एक और टूर्नामेंट जिसमें भारत अग्रसर होने की कोशिश जरूर करेगा T20 फॉर्मेट में ही। ओलंपिक में 2028 में अगर आप कहें तो आपको क्रिकेट यहां देखने को मिलेगा। लॉस एंजलिस में अगले ओलंपिक्स होने हैं। A proud Indian and an ardent cricket fan, I'm delighted that IOC members have voted to include cricket as an Olympic sport in the LA Summer Olympics 2028. Cricket is one of the most loved sports globally and the second most watched. For 1.4 billion Indians, cricket is not just a sport, it's a religion. So I'm delighted that this historic resolution was passed at the 141st IOC session
taking place right here in our country in Mumbai. The inclusion of cricket in the Olympics will create deeper engagement for the Olympic movement in newer geographies, and at the same time provide a boost to cricket's growing international popularity. I thank and congratulate the IOC and the LA Organizing Committee for their support to this landmark decision. It's truly a day of great joy and jubilation. The 1.4 billion Indians, but with all the South Asian countries. I'm a huge cricket fan, so completely welcome this historic decision. Well, there's always deliberations, discussions, positives, negatives that go with every discussion, but eventually it's after 2 years, I think, the day has come where cricket has become an Olympic sport. I think it's just, such a perfect time and a perfect place. We have the World Cup happening in India, and the cricket decision also happening in India. So everything has come together in a very good way. I think it's a very, very significant move. I think we have 250 million school-going children, and this is going to impact all their sporting dreams. Now children can dream of becoming a great sports person and represent India on the global stage. And I think it's going to really change the cricket, the way people look at sports in India. I'm so excited with whatever our Honorable Prime Minister said for the opening ceremony, that he's interested in bidding for Youth Olympics in 2030 and Summer Olympics in 36. So it's a big announcement and we are all there cheering. Thank you. तो आईओसी मेंबर नीता अंबानी को आप सुन रहे थे। ना सिर्फ वो बल्कि पूरा देश ही आज इस डिसीजन से काफी ज्यादा खुश है। ओलंपिक 2028 में आपको क्रिकेट भी अब देखने को मिलेगा। आइए अब देखते हैं 25 सेकंड में खबर। दिल्ली से भोपाल लौटे कांग्रेस नेता कमलनाथ का बड़ा बयान, कहा 4000 से ज्यादा दावेदार सबको नहीं दे सकते टिकट, हमने अच्छे प्रत्याशियों को चुना, टक्कर होगी तो जनता जवाब देगी। अनूपपुर में अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन का एक्शन, सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर बनाए मकान पर चला बुलडोजर, जिला प्रशासन और पुलिस विभाग की कार्रवाई। ग्वालियर में चिड़ियाघर के बाहर हुआ जमकर विवाद, मामूली बहस ने लिया विवाद का स्वरूप, युवक के साथ हुई मारपीट। छतरपुर में आचार संहिता का उल्लंघन करने पर पुलिस की कार्रवाई, सिलाई मशीन वितरण करने की मिली थी शिकायत, पुलिस 4 ड्राइवर सहित 10 लोगों पर हिरासत। बुधनी से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रम अस्ताल का शुरू हुआ विरोध, पार्टी के स्थानीय नेता जता रहे विरोध, कमलनाथ के बंगले पर पहुंचे कार्यकर्ता। सीएम शिवराज का जारी है तूफानी प्रचार, शहडोल में करेंगे जनसभा, अंतरा और भटिया में भी पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। गौतम पटेल के बीजेपी से इस्तीफे के बाद चढ़ा चुनावी पारा, आज कर सकते हैं कांग्रेस पार्टी ज्वाइन, समर्थकों के साथ भोपाल रवाना। इंदौर में गरबा प्रैक्टिस के दौरान महिला के साथ छेड़छाड़, प्रैक्टिस के दौरान 2 युवकों ने की गलत हरकत, विरोध करने पर पति से पिटाई, पुलिस ने केस दर्ज किया। भोपाल में पहली लिस्ट जारी होने के बाद दावेदार पहुंचे कमलनाथ के घर, अलग अलग विधानसभाओं के दावेदार टिकट के लिए सक्रिय। दतिया में ईडी ने की बड़ी कार्रवाई, दुबे फर्म संचालक राम सहाय दुबे के घर ईडी की छापेमारी। खरगोन के मां बागेश्वरी शक्ति धाम में हजारों लोगों के सामने युवती ने काटी अपनी जुबान, युवती के मुंह से निकलता रहा खून, किसी ने नहीं रोका। एमपी में सक्रिय हुए दल बदल की राजनीति, कांग्रेस के कई नेता होंगे बीजेपी में शामिल, पूर्व सांसद गजेंद्र सिंह का भी नाम शामिल। मुरैना में बीजेपी के बूथ स्तरीय सम्मेलन में मची खाने की लूट, कार्यालय पर बनाया गया था 3000 लोगों का खाना, ज्यादा भीड़ पहुंचने से मची होड़। राजनांदगांव के रण से अमित शाह के हुंकार, कहा कांग्रेस का मतलब है करप्शन और घोटाले की सरकार, भूपेश के राज में कोई खुश है तो वो है गांधी परिवार। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ 18।